के रूप में इसे हम झेल नहीं पाए और इसके कारण व्यापार पूरी तरह तबाह हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने साहूकारों से लोन ले रखा है, प्राइवेट फाइनेंसर से लोन ले रखा है। वो लोग परेशान हैं कि उनका क्या होगा। कई साहूकार अब हमारे खिलाफ बोलने लगे हैं या हमारे लोगों को बोलने लगे हैं कि आप कर्जा माफी में मत जुड़ो क्योंकि आपका तो लोन माफ हो जाएगा, मेरा पैसा मर जाएगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कर्जा माफी का प्रोसेस क्या है वो समझ लो, जिससे कि तुम्हें ये जानने में आसानी होगी कि अगर जब सरकार कर्जा माफ करेगी तो किसी का पैसा मरता नहीं है। मान लीजिए आपने किसी जानकार से, किसी रिश्तेदार से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लिया, जरूरत पर उसने आपकी मदद करी। अब आपका तो लोन माफ हो जाएगा और उसका पैसा मर जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार, उसने बेचारे ने मदद करी है, क्या उसका पैसा मर जाना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अब नियम क्या है? नियम यह है कि सरकार जब लोन माफ करती है तो जिसने पैसा लिया होता है उसका तो लोन माफ हो जाता है और जिससे लिया होता है उसका पैसा सरकार उसको दे देती है। जैसे 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ, 1991-92 में लोन माफ हुआ, उसके बाद 2008 में माफ हुआ। अभी भी कई राज्यों ने कई जगह 1 लाख रुपए, कई जगह 2 लाख रुपए लोन माफ किया किसानों का। अब किसानों का तो लोन माफ हो गया, बैंक का पैसा डूब जाए तो बैंक डूब जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। तो क्या करा सरकार ने? सरकार ने बैंक का पैसा दे दिया और किसान का लोन माफ हो गया। तो पहली बात तो जब सरकार लोन माफ करती है तो किसी का पैसा डूबता नहीं है, ये बात समझनी है। दूसरा, अगर आपने किसी से पैसा लिया, कैसे साबित होगा आपने पैसा लिया या उसने दिया है? आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, रिटर्न में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया, ब्याज पर पैसा लिया है, तो अगर आप उसका ब्याज उसको दे रहे हैं तो कोशिश करिए 1-2 किस्त ब्याज की उसके अकाउंट में डाल दीजिए, पेटीएम में डाल दीजिए। आपके पास कोई डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार बुलाएगी तो कहीं ऐसा ना हो व्यक्ति झूठ बोल दे, आपको 2 लाख रुपए दिया और आपको बोले 10 लाख रुपए दिया है। आप कैसे साबित करोगे? और रूल है उसके भी, 2% से ज्यादा ब्याज कोई नहीं ले सकता। मासिक 2% और सालाना 24% ज्यादा ब्याज नहीं हो सकता है। और अगर उसके पास लैंडिंग का लाइसेंस नहीं है, यानी उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो उधार नहीं दे सकता पैसा। अगर कोई प्राइवेटली ऐसा काम करता है तो वो इलीगल माना जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई कहती है कि आपने अगर लोन लिया है तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया है। अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको ऐसे लोन नहीं दिया होगा, बैंक ने आपका सिविल चेक किया होगा, आपका रिकॉर्ड चेक किया होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे, तभी बैंक ने आपको लोन दिया ना। अच्छा, जब लोन दिया तो आपकी स्थिति अच्छी होगी तभी लोन दिया। आज स्थिति खराब हो गई। अब बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि यहां मुरादाबाद में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी तब स्थिति अच्छी थी और आज खराब है। बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक को आपको बताना पड़ेगा। बड़े लोगों का लोन जो माफ हो जाता है वो कैसे हो जाता है? जब बड़े लोगों के ऊपर कोई आपदा आती है, वो किस्त नहीं भर पाते हैं या उन्हें कोई दिक्कत आती है, वो दिक्कत आने से पहले ही बैंक में जाकर के अपनी बात कह देते हैं, रिटर्न में दे देते हैं। और बैंक क्या कर सकता है? आरबीआई की गाइडलाइन से समझो इस बात को, 2 बार आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? या तो आप अपनी ईएमआई को कम करवा लो या ड्यूरेशन को बड़ा करा लो, ड्यूरेशन को छोटा करा लो। 2 बार कर सकते हो ऐसा। मान लीजिए जब आपने लोन लिया, आपकी स्थिति ठीक थी, आपने 50,000 रुपए महीने की किस्त बंधवा दी, गाड़ी का लोन, घर का लोन, बच्चे की पढ़ाई का लोन, जो भी लोन लिया, लोन कोई सा भी हो। आज आपका व्यापार रह गया आधा, अब आप 50,000 नहीं पे कर पा रहे, 20,000 की आपकी कैपेसिटी है कि मैं 20,000 रुपए दे दूंगा, 30,000 रुपए दे दूंगा। अब आप क्या करो? बैंक में जाओ, बैंक को बोलो भाई मैंने जब लोन लिया था तो मेरी स्थिति ऐसी थी, आज मेरी स्थिति खराब है, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। बैंक पूछेगा कितना दे सकते हो आप बोलोगे मैं 20,000 दे सकता हूं। बैंक कहेगा नहीं 20 तो नहीं, मैं 25 कर दूंगा, 30 कर दूंगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। मानो 50,000 से आपका 25,000 हो गई किस्त। अब वो कहेगा जी आपका जो 10 साल बचे हैं वो 10 नहीं देने, आपने 15 देने हैं। कोई बात नहीं, कम से कम डिफॉल्ट नहीं करोगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, वो जानबूझ करके चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी, जो चीज भी गिरवी रखी गई है, उसे किसी ना किसी रूप में कब्जा कर लिया जाए। एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा एक जाल बना रखा है, आम इंसानों की प्रॉपर्टी को हड़पने का लिए बना रखा है। बैंक मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी मैं गया वेस्ट बंगाल, एक व्यक्ति आए 80 साल की उम्र, आकर के रोने लगे मेरे सामने, कहते साहब मैंने 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, आज बढ़ाकर उन्हें 6.5 कर दिया और मेरी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने कब्जा कर दी। कह रहे मैं कह रहा था भाई मुझे समय दे दो, मैं प्रॉपर्टी बेच करके आपका पैसा भी दे दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी बच जाएगी। नहीं सुन रहा है, जबकि क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। आरबीआई भी कहता है आप जागरूक बनिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए। आपने लोन लिया और आज आप लोन नहीं चुका पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है।
कोई भी व्यक्ति अपने आप को दोषी ना ठहराए, अपने आप को दोष ना दे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी है। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी। पिछले 1 वर्ष में 20,000 ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं साहब। और कर्जा क्या है? एक ऐसी बीमारी है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। किसको कहे जा करके? जिसको कहेगा उसके सामने अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई मदद करने नहीं आता साहब। अगर किसी को यह पता चल जाए कि आपकी आज स्थिति खराब है, कोई आपसे रिश्तेदारी नहीं करेगा, रिश्तेदारी बताएगा नहीं, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यह दुख की बात है। जबकि सरकारों को हम टैक्स देते हैं, सरकारों को अलग अलग तरह से मदद करते हैं, व्यापारी रोजगार देकर के सरकारों की मदद करता है। सरकारें जिन्हें रोजगार नहीं दे पाती उन्हें व्यापारी रोजगार देता है। अगर आप छोटा मोटा भी व्यापार चलाते होगे तो 2 4 5 लोगों को नौकरी पर रखा होगा आपने, आपके पास ड्राइवर होगा, काम करने वाले लोग होंगे। आप सरकार के लिए जीएसटी कलेक्ट करके दे रहे हैं। आज जब आपकी स्थिति अच्छी है तो सरकार टैक्स भी मांगती है, इनकम टैक्स भी मांगती है, जीएसटी मांगती है। जब स्थिति खराब हो गई, सरकार कोई मदद करने नहीं आती। क्यों नहीं आ पा रही? 2 कारण। एक तो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने वाला कोई मीडियम नहीं है। जैसे बड़े लोगों की बात पहुंच जाती है, आम इंसानों की बात कोई नहीं पहुंचा पा रहा। इसलिए मैंने तय क्या किया, मैं आप सबकी बात सरकार तक पहुंचा रहा हूं। जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है उन सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उन सबकी फाइल या तो वित्त मंत्रालय भेजी गई है या पीएमओ भेजी गई है। मैं आपको आज रजिस्ट्रेशन नंबर देकर के जाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यह है। अगर बैंक से कम्युनिकेशन करना है तो बैंक में वो नंबर बताना कि जी मेरी वित्त मंत्रालय में फाइल गई है, ये मेरा नंबर है। जब तक वहां से जवाब नहीं आता तब तक कम से कम मुझे परेशान मत करो। फिर भी किसी का कोई नोटिस आया हो, बैंक से नोटिस आ जाते हैं। कईयों का चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, 138 का नोटिस आया होगा। किसी तरह का भी कोई लीगल नोटिस आया, बैंक से आया, कोर्ट से आया, वकील से आया, उस नोटिस के बारे में भी जान लो। 3 तरह के नोटिस जनरली बैंक से आते हैं। पहला नोटिस आता है अक्सर बैंक से। कैसे पता चलेगा बैंक का नोटिस है? बैंक का नाम लिखा होता है ऊपर। अगर नोटिस पर बैंक का नाम लिखा है, बैंक की मोहर है, बैंक का लोगो लगा हुआ है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है, यानी वो नोटिस बैंक से आया है। अगर उस पर एडवोकेट लिखा हो, हिंदी में वकील लिखा हो, अधिवक्ता लिखा हो, तो इसका मतलब ये वकील का नोटिस है। अगर उसमें लिखा हो अदालत, न्यायालय, कोर्ट, तो वो कोर्ट का नोटिस है। जवाब कैसे देना है? बैंक के नोटिस के जवाब के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। बैंक का नोटिस का जवाब आप डायरेक्ट दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं। वकील के थ्रू देना चाहे तो भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दे सकते हैं। वकील का नोटिस अगर आ गया तो आप कोशिश करो किसी वकील के थ्रू जवाब दिलवाओ, क्योंकि वकील लीगल टर्म समझेगा, क्या क्या केस बन सकता है, कौन सी धाराएं बन सकती है। वकील जवाब देगा और आपकी जैसी स्थिति बनी है वो सारी स्थिति उसमें लिखेगा। अगर आया नोटिस कोर्ट से, तो चाहे लोक अदालत का नोटिस हो या किसी और कोर्ट का नोटिस हो, कोर्ट के नोटिस पर खुद जाओ। वकील से ज्यादा अच्छी तरह तुम अपनी बात रख सकते हो। और भारत का संविधान हम सबको अपनी पैरवी करने की इजाजत देता है। आप जाकर के अपनी बात रखो। जज भी इंसान है, भागना नहीं है। कई लोग लोक अदालत का नोटिस आता है भाग जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। और कई एजेंट जो है, रिकवरी वाले जो हैं, वो धमकी देते हैं, अब तेरे को कोर्ट का नोटिस आ गया, अभी तेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, तेरे को जेल हो जाएगी। किसे सलाह लेते हैं? वो भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है। एक ऐसी जगह है जहां दोनों पार्टियां बैठ करके समझौता करती है। वहां आप जाएं या ना जाएं आपकी मर्जी होती है। अगर नहीं जाते तो भी कोई केस नहीं बन सकता, और जाकर के अगर आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति नहीं है, तो भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। इसलिए वो लोग आपको डरा रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई धमकी देता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करो। सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, अपनी कॉल रिकॉर्ड करो। अगर फोन पर आ रहा है, सामने आया घर पर, वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो। आपके पास क्या अधिकार है? अगर कोई आपकी मानहानि करता है, आपको गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो आप उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। 2 साल तक की सजा मिलेगी उसको, और आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। आप क्रिमिनल नहीं हो यार। समस्या क्या आ रही है? हमें लग रहा है हम किस्त नहीं भर पा रहे, हम भाग जाते हैं, हम नोटिस नहीं लेते, नोटिस का जवाब नहीं देते। कई लोग आते हैं मेरे पास, नोटिस खोलकर भी नहीं देखते क्या लिखा है। अरे कोई फांसी नहीं हो जाएगी यार। डरने से, घबराने से क्या होगा? वो तुम्हें और डराएंगे। वो तो यही चाहते हैं ना कि तुम डर जाओ और डर के मारे उनके पैसे भी दे दो और तुम डरते रहो। कई लोग कह रहे हैं मेरे सिबिल का क्या होगा। मैंने बताया था, जब सरकार लोन माफ करती है तो आपके सिबिल को खराब करने की बजाय सिबिल ठीक कर दिया जाता है। जब आपने लोन लिया था, जैसा सिबिल तब रहा होगा वैसा ही सिबिल हो जाएगा। इसलिए लोन माफी की प्रक्रिया में किसी का सिबिल भी खराब नहीं होता। और लोन कौन कौन से माफ हो सकते हैं? आपके पास गाड़ी का लोन है, माफ हो सकता है। एजुकेशन लोन है, माफ हो सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, माफ हो सकता है। आपने किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से लिया, बैंक की सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, कोई बिजनेस के लिए लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, किसी तरह का भी आउटस्टैंडिंग है, सब सेटलमेंट भी होता है, सब माफ भी हो सकते हैं। पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई देश में, तो ऐसी आपदा में एक ऐसी परिस्थितियां थी जो असाधारण थी, तो असाधारण परिस्थिति में असाधारण निर्णय सरकार को लेने पड़ेंगे। सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा, दुनिया के कई देशों ने कोरोना के कारण, बाकी आपदा आने के कारण जब जनता परेशान होने लगी तो उन्होंने बहुत लोन माफ किए। अमेरिका ने अपने यहां पर $20,000 तक के लोन माफ कर दिए। $20,000 मतलब समझते हो, $1 80 रुपए का भी अगर लगा लें तो लगभग 16-17 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया। कनाडा ने $25,000 तक का लोन माफ किया है। हम भी तो यही कह रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का जिसका लोन है उसका लोन माफ कर दो। अच्छा, जिसका लोन 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का है, माफ नहीं हो सकता। सरकार कहती है हम पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, बैंक डूब जाएंगे, तो क्या करो, 2 साल का समय दे दो। 2 साल तक ना तो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है, ना पेनल्टी पे करनी है, ना सरचार्ज लगेगा, किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 2 साल तक खुलकर व्यापार करो। और मैं जितने भी व्यापारियों से मिला उनसे जब मैं पूछता हूं कि अगर आपको 2 साल का समय मिल जाए, तो ज्यादातर लोग कहते हैं सब 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 1 साल का भी समय मिल गया तो हम उबर जाएंगे। प्रॉब्लम क्या, बैंक समय देने को तैयार नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 बार तो लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। एक होता है लीन पीरियड। लीन पीरियड समझो क्या है, अमीरों को मिलती है सारी फैसिलिटी। लीन पीरियड क्या होता है, ऐसा समय जिसमें आप किसी कारण से आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उसको लीन पीरियड कहा जाता है। कितने समय तक हो सकता है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बैंकिंग कैसी रही है। आपका अगर पुराना बैंक से ट्रैक अच्छा रहा हो, जिसने लगातार ईएमआई भरी हो और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले, ईएमआई बाउंस होने से पहले उसने बैंक को सूचित कर दिया हो, तो बैंक आपको वो लीन पीरियड दे सकता है। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का पीरियड दे सकता है, जिसमें 2 फैसिलिटी या 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि मैं इंटरेस्ट पे करूंगा सिर्फ, तो उसमें क्या होगा, जो आपका उस महीने का इंटरेस्ट होगा वो पे कर दो। मान लो आपकी ईएमआई जा रही है 50,000 की, इंटरेस्ट कितना बनेगा उस पर, मुश्किल से 2,500-3,000 रुपए। बैंक कहेगा आप 3,000 रुपए महीना पे करो, बाकी आपको कुछ नहीं पे करना 1 साल तक या 6 महीने तक। दूसरा, आप कह सकते हो मैं इंटरेस्ट भी पे करने की स्थिति में नहीं हूं, तो लीन पीरियड में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहेगा और जब आप पे करना शुरू करोगे तो वो इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा पुराना वाला भी लिया जाएगा। जितने समय के लिए आप ईएमआई के लिए लीन पीरियड लेते हो, उतने ही समय की ईएमआई बढ़ जाएगी। मानो आपने 6 महीने के लिए लिया, 6 महीने पे नहीं करा, तो अगले 6 महीने ऐड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बैंक 2 साल ऐड कर देगा, जैसा कोरोना में किया, मोरेटोरियम दे दिया 3 महीने का। किस्तें पता है कितनी बढ़ा दी, 3 महीने की 12 किस्तें बढ़ा दी, 15 किस्तें बढ़ा दी। ये नहीं कर सकता बैंक। और अपने अधिकारों के बारे में जानो, प्लस बैंक से अपनी जानकारी इकट्ठा करो, पता करो कि बैंक के साथ जो आपका डील चल रहा था किस स्तर पर डीलिंग चल रहा था, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, कितना आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कितना समय और देना है, कितना लोन बाकी है। समय समय पर बैंक से जानकारी लेते रहा करो, वरना बैंक आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। बताएगा नहीं बैंक। कई लोगों ने बताया मेरी ईएमआई जो थी वो 50,000 थी, 70,000 कर दी। बैंक कहता है जी रेपो रेट बढ़ गया। अरे भाई कितना बढ़ गया, और मेरा इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग था या फिक्स था? अगर आपका फिक्स था तो उसमें तो वैसे ही नहीं कर सकता, फ्लोटिंग में तो फिर भी कम ज्यादा होता रहता है, फिक्स वाले में नहीं चेंज कर सकता है। तो बैंक से जाकर के देखो, और अपना जितना भी रिकॉर्ड अभी तक आपने ईएमआई पे करी है वो भी बैंक से निकलवा सकते हो। बैंक को बोल सकते हो मेरे को अपना पेमेंट रीशेड्यूल चाहिए, या अभी तक का जितना पेमेंट भेजा है मैंने उसका रिकॉर्ड चाहिए, वो भी निकलवा सकते हो। बैंक में जाकर के एप्लीकेशन दो, और कब देनी है, मान लो आपकी नौकरी छूट गई, अब किस्त जा रही है हर महीने, अगले महीने जाएगी नहीं क्योंकि सैलरी नहीं आएगी। अब आपको तो आज ही पता है ना कि अगले महीने नहीं जाने वाली है, तो क्या करो, इससे पहले कि किस्त बाउंस हो जाए बैंक में चले जाओ, और वो जो लेटर है टर्मिनेशन का, नौकरी छूटने का, या जो भी आपके पास प्रूफ है वो लेकर के जाओ, और रिटर्न में लेकर के लेटर लिख करके दो कि ऐसे ऐसे नौकरी छूट जाने के कारण मैंने लोन लिया हुआ है, मैं किस्त नहीं पे कर पाऊंगा, नई नौकरी ढूंढने मुझे 3 महीने 6 महीने का समय लगेगा, इतने समय के लिए मुझे लीन पीरियड दिया जाए। चाहे कोई सा भी लोन हो, अगर आप ये रिटर्न में दे देते हो तो बैंक को अधिकार है कि वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, माने ना माने अलग बात है। आपकी एप्लीकेशन लेने के लिए बैंक मना नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक मना करता है, बैंक की भी वीडियो बना लो, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने कई बैंकों के मैनेजर्स की नौकरियां छुटवाई हैं, बहुत सारी एनबीएफसी को बंद करवाया है, बहुत सारे रिकवरी एजेंसियां बंद हो गई हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपको अधिकार ही नहीं पता। और इन्होंने क्या कर रखा है,
बकेट 1 बकेट 2 अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। मानो आपकी एक ईएमआई बाउंस होगी तो बकेट 1 में डालेंगे। बकेट 1 क्या है? इसमें किसी एजेंसी को काम दिया जाएगा, जो लड़का या लड़की आपको कॉल करेगा कि जी मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, ईएमआई भर दीजिए। अगर आप 1 महीना और नहीं भरोगे तो बकेट 2 में डाल देंगे। ये क्या होते हैं? ये थोड़े बदमाश टाइप के, बदतमीज टाइप की एजेंसियां होती हैं, ये गाली गलौज करने लगती हैं। और कई जगह तो ऐसी महिलाओं को बैठा रखा है जो सीधा माँ बहन की गालियां देने लगती हैं। और इंसान आत्महत्या जो कर रहे हैं ना, एक बड़ा कारण यही है। लोग कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, कर्जे के बाद ये बदनामी हो रही है, इसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मैं गया, वहां पता क्या चल रहा है? वहां पर समस्या ये आ रही है कि लोग साहूकार से पैसा ले लेते हैं और साहूकार कहता है कि अगर आप किस्त नहीं पे कर पा रहे तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। समस्या क्या? सरकार को ये सब बातें नहीं पता। कौन बताएगा? आप और हम बता सकते हैं। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, जो बार बार मैं बोलता हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाया जाएगा। या तो सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, या फिर ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता कर्जा माफ करे। जो सांसद, जो नेता जनता के साथ नहीं है, अब जनता उसका साथ नहीं देगी। और तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा। जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी जाति एक ही है, क्या? कर्जे वाले हैं भैया। हमारा धर्म एक ही है, कर्जे वाले हैं। क्योंकि वो करेंगे, तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लड़ाएंगे, तुमने कर्जे पर अड़े रहना है। भैया हमारा कर्जा माफ करोगे, हम आपका साथ देंगे। हमें क्या मिल रहा है? तुम सरकारें बना लेते हो, हमें लड़ा लेते हो, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? और हम किसी नेता, किसी पार्टी के विरोधी भी नहीं है। जो जनता का साथ देगा हम उसके साथ खड़े। आपके सभी सांसदों से, देश के 543 सांसद हैं, सभी सांसदों को पत्र भेजे गए हैं। सभी सांसदों से उनकी राय मांगी जा रही है कि वो जनता की कर्जा माफी का साथ है या विरोध कर रहे हैं। जो सांसद कहेंगे हम साथ हैं, उन्हें मैं बता रहा हूं अगला क्या करना है हमें। वो संसद में यह मुद्दा उठाएं। मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र में संसद में यह मुद्दा उठना चाहिए। अभी तक 540 में से 6 सांसदों के जवाब आए हैं और हम सबके लिए खुशी की बात यह है 6 के 6 सांसदों ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। यह हमारे लिए बड़ी बात है। 6 के 6 सांसदों ने कहा, यानी कि भारतीय की भारतीय की 2-3 बातें और जल्दी से जल्दी बता देता हूं। वो सांसद क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उसमें 2 भाजपा के भी सांसद हैं, ऐसा नहीं एक पार्टी के लोग हैं। 2 भाजपा के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, एनसीपी के सांसद हैं, झारखंड के सांसद हैं, सबने समर्थन किया है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें तुम्हारे बीच में आना पड़ेगा वोट लेने अगले साल, और तुम्हें भी यही काम करना है। वो सांसद जो भी राय देगा उसके पोस्टर लगवाऊंगा तुम्हारे मुरादाबाद में। तुम्हारा सांसद कौन है? एसटी हसन। अगर एसटी हसन साहब ने कहा कि मैं जनता की कर्जा माफी में उनके साथ हूं तो पोस्टर लगवाएंगे, अगर कहा नहीं हूं तो पोस्टर लगवाएंगे, और फिर जनता तय करेगी कि जनता उनके साथ है कि नहीं है। और अभी हम एक डेलीगेशन भी भेज रहे हैं मुरादाबाद में, सांसद जी के यहाँ 100 लोगों को भेजेंगे। तुम में से जो लोग बात रख सकते हो अपनी सांसद के यहाँ, वो जाना। लेटर में दिल्ली से भेज दूंगा, वो लेटर में जाकर के उनके घर बैठ जाना, रिसीविंग लेकर के आना। क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते उनका अधिकार बनता है वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्या के समर्थन में आगे आए। लेटर में यही लिखा है कि सांसद जी, मुरादाबाद में इतने लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, क्या आप इनकी आवाज उठाने को सदन में तैयार हो कि नहीं हो? और उठानी चाहिए सदन में बात। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, मुझ पर कर्जा नहीं है। हरप्रीत जी हैं हमारी टीम में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है। राजीव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्जा मुक्ति अभियान के, इन पर कर्जा नहीं है। राहुल पार्चा जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन पर कोई कर्जा नहीं है। हमारी टीम के जितने साथी, हम में से किसी पर कोई कर्जा नहीं है। हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने लिए तो यार जानवर भी जी लेते हैं। अपने लिए खाना खाना, बच्चे पैदा करना, पढ़ाई लिखाई करना, फिर मर जाना, ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जो किसी की मदद कर सके, किसी काम आ सके। और आप लोगों की दुआ से पिछले लगभग 10-11 महीने में 20,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जहां भी जाता हूं मैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, कहते साहब आज जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वो वीडियो देख ली थी, ये समझ में आ गया कि मेरी गलती नहीं। अभी तक तो मैं अपने आप को दोष दे रहा था, और ये जो मिलने का कार्यक्रम करा इसका भी पर्पस है। अभी तक व्यक्ति को क्या लगता है मैं अकेला हूं, पता नहीं कोई है नहीं है, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं है, पता नहीं कौन कर्जे में परेशान है, मैं अकेला ही तो नहीं हूं। जब इतने लोग आकर के मिलते हैं और जब आपस में बातचीत करते हैं, आज तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, एक आपस में कनेक्ट रहो। और देखो यहाँ 70-80 लोग हो, अगर मानो किसी एक के यहाँ, भाई के यहाँ कोई आया परेशान करने, रिकवरी वाला, सब पहुंच जाओ, हिम्मत नहीं होगी दोबारा आ जाए।
इकट्ठे रहना पड़ेगा, अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, सबकी लड़ाई लड़ो। मैं यही कर सकता था, मैं तुम्हें जोड़ सकता था, जोड़ दिया मैं तुम्हें। जुड़े रहना। कोई जाति की बात करे, धर्म की बात करे, तुम तुरंत बोलना कर्जा माफ कर रहा है क्या? कई लोगों ने मुझसे कहा कि जी आप तो भाजपा के विरोधी हो। मैंने अच्छा एक काम करो, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कर्जा माफ कर दो। इस पर भी नाराज होते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसे क्यों? मैंने, तुम तो कह रहे हो मैं विरोधी हूं, मैं विरोधी नहीं हूं। सच्चाई तो पता चले कि जो तुम्हारा वोट ले रहे हैं, जो तुम्हारे नाम पर कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, वो तुम्हारे अपने हैं भी कि नहीं है। और जब वित्त मंत्रालय में हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है ना, शुरू में तो वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। कारण पता है क्या था? संख्या कम थी, 10,000 लोग थे ना यार। 10,000 क्या होते हैं यार? अच्छा, जब संख्या हो गई 20,000, थोड़ा दबाव पड़ा। संख्या हो गई 50,000, और दबाव पड़ा। आज पता है कितने? 3,60,000 लोग जुड़ गए हैं। और आपके मुरादाबाद में 7,000 लोग जुड़े हुए हैं। सोचिए 7,000। अगर ये 7,000 लोग इकट्ठे हो जाए ना, अभी समस्या क्या, बहुत सारे लोग घर से निकल नहीं रहे। मैंने कहा ना डर है। एक व्यापारी हैं आपके ही मुरादाबाद के, उनसे बात हो रही थी अभी 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा सर 13 करोड़ 14 करोड़ का कर्जा है, सबके सामने नहीं आ सकता। सब मुझे जानते हैं, लोगों को पता चल जाएगा। मैं ना भाई साहब, जिस दिन घर कुड़की हो जाएगा, जिस दिन फैक्ट्री पे कब्जा हो जाएगा, तब भी तो सबको पता चल जाएगा ना। उस मनुष्य दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे नहीं सारे जानते हैं, फिर मार्केट में बदनामी हो जाएगी। मैंने बदनामी से डरोगे तो ये कर्जा कभी माफ नहीं होगा, ये फांसी का फंदा बन जाएगा। सामने आना पड़ेगा भाई। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। चुप रहने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी, बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बोलने की कीमत सिर्फ तुम्हें चुकानी है, चुप रहने की कीमत तुम भी चुकाओगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी चुकाएंगी। इसलिए बोलो। अगर किसी का नोटबंदी के बाद व्यापार बंद हुआ तो बोलिए। अगर किसी का नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूट गई, ये बात बोलनी पड़ेगी। कब तक घुट घुट के जीते रहोगे? और एक सरकार के मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पता क्या कहा? कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का या कोरोना का असर ही नहीं पड़ा। अरे कौन सी दुनिया में जीरो यार? किसी भी मार्केट में जाकर के पूछ लो व्यापारी से कि व्यापार कितना था और कितना रह गया। भाई साहब 10% भी व्यापार नहीं रहा। मैं चांदनी चौक मार्केट में गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है चांदनी चौक, आप भी जाते होंगे, होलसेल मार्केट है। व्यापारी रो रहे हैं। एक व्यापारी के यहाँ गया, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। 50 लाख रुपए का लोन था, प्राइवेट फाइनेंसर से था, 10% मासिक ब्याज पर। अब जो व्यापारी वो समझेगा, 50 लाख रुपए अगर आप ब्याज पर ले लो 10% पर महीने का, 5 लाख रुपए महीना कहां से दे देगा यार? मरना ही था उसको। और कहते हैं वो साहूकार लोग इतना बदतमीजी करते हैं, इतना कि घर आ जाएंगे, बैठे रहेंगे 2-2 घंटे, क्योंकि उनका तो कंट्रोल है। और ज्यादातर ये जो रिकवरी वाले या साहूकार लोग काम कर रहे हैं ना, इनके पीछे भी कोई ना कोई नेता मिलेगा, तुम्हें देख लेना, क्योंकि बिना पॉलिटिशियन की मदद के काम हो नहीं सकता। लेकिन वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि तुम अकेले हो, उन्हें तुम अकेले दिखते हो। जब इतने दिखोगे उनकी हिम्मत नहीं आएगी। और कई लोगों ने आपने केंद्र खोल रखा होगा, कर्जा मुक्ति केंद्र खोलो, निःशुल्क है वो भी। मेरी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, उस पर मेल कर दोगे, आपको बैनर आ जाएगा। कुछ मत करो, बैनर का प्रिंट निकाल के घर पे लगा लो, दुकान पे लगा लो, गाड़ी पे लगा लो। मैंने देखा उसका असर इतना है कि लोग कम से कम बदतमीजी नहीं करते, गाली गलौच नहीं करते। और जब कोई रिकवरी वाला आ रहा है, आ सकता है आपके घर पे, अधिकार है उसका। जैसे आए तुरंत 3 डॉक्यूमेंट पूछ लो। सबसे पहला आई कार्ड। बिना आई कार्ड के आप उसे जानकारी भी नहीं देंगे। आई कार्ड होना जरूरी है। अगर उसने आई कार्ड दिखा दिया तो आई कार्ड उसी बैंक का होना चाहिए जिस बैंक से आपने लोन लिया। अगर वो कहता नहीं जी मेरी कंपनी को दिया काम, रिकवरी एजेंसी को, कोई बात नहीं, रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड दिखा दिया। अब तुझे जो वर्क ऑर्डर मिला उसका लाइसेंस दिखा तेरे को। और डीआरए का एक सर्टिफिकेट होता है, डेप्ट रिकवरी एजेंट, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उस सर्टिफिकेट की कॉपी मांगो। अगर आपके घर आया तो विजिटिंग के लिए उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है। विजिट का परमिशन लेटर दिखाओ कि मेरे घर विजिट करने की आपको परमिशन मिली। मैं कैसे मान लूं? कोई भी बैंक में 1000 एम्प्लॉय है, सभी मेरे घर आते रहेंगे? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। किसको विजिट की परमिशन दी है? अगर तुम इतना पूछ लोगे तो दोबारा वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। उसे मालूम है तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे, तुम चुपचाप बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने गुनाह कर दिया कर्जा लेकर। कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं करी। खुद भी फॉर्म भरो, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। मैं यहां आ गया, मैं तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी गली में नहीं आ सकता। तुम जा सकते हो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में जाकर के लोगों को बताना शुरू करो देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और पूरी तरह निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया होगा, लिया भी नहीं जाएगा।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे कर्जा मुक्ति के लिए फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन नाम पर, ना मैं और ना मेरी टीम 1 रुपया भी कभी नहीं लेगी। और अगर कोई पैसा मांग ले तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना, बोलना सर बोल के गए थे हमारा अभियान फ्री है, हम पैसे नहीं देंगे इसके लिए। क्योंकि कई लोग बदनाम भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10-10 रुपए ले लो फॉर्म भरवाने के नाम पर। 1000 लोगों के फॉर्म भरवा दिए, 10,000 रुपए हो गए हमारे। भाई मैं अपनी जेब का पैसा लगा दूंगा, जितना मेरे पास है मैं उतना खर्च कर दूंगा। मैं लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूं, बाकी आपकी लड़ाई के लिए हर जगह जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर हमने कार्यक्रम करा, हजारों की संख्या में लोग थे साहब, हजारों की संख्या में। और उस कार्यक्रम के बाद सरकार पर थोड़ा सा दबाव पड़ा है। 30 जून तक का समय हमने सरकार को दे दिया है। वहां पर जितने लोग आए थे सबसे राय ली गई, सबने कहा कि सर समय दे दो 30 तारीख तक का। इस महीने की यानी जून चल रहा है, 30 तारीख तक का समय है सरकार के पास। तो मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख से पहले पहले सरकार कोई बड़ा निर्णय शायद ले सकती है। तो अपनी, अगर मानो सरकार ने निर्णय ले लिया तो सरकार क्या करेगी? सरकार हमें बात नहीं करेगी, मैं सरकार को भी जानता हूं। सरकार डायरेक्ट तुमसे बात करेगी, तुम्हारी जानकारी भेज रखी है, कोई बात नहीं। अगर कोई सरकार का व्यक्ति आ जाए, कोई फोन आ जाए, कोई मेल आ जाए, कोई कॉल आ जाए, आराम से बात करना, जो तुम्हारी स्थिति बता देना, सच बोलना। अगर तुम झूठ बोलोगे वो इंक्वायरी कर लेंगे, पकड़े जाओगे। जो है सच बता दो। और बेहतर क्या रहेगा, आपके साथ क्या क्या गुजरी उसको एक पेज पर, एक पन्ने पर, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में जानते हो उसमें लिख करके रखो। क्योंकि सरकार जब बुलाएगी या सरकार के अधिकारी आएंगे, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो आपसे तुरंत बोलेंगे जल्दी बताओ, आप बता नहीं पाओगे, आप तुरंत पर्चा दे दोगे, भाई साहब ये है। और क्या लिखना उसमें, आपके साथ क्या बीती, पहला एक पैराग्राफ 2 पेज 3 पेज में, कि नोटबंदी के कारण ये हुआ, ये दिक्कत आई, इसलिए मेरा व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, जो भी हुआ, जीएसटी, लॉकडाउन, जो भी हुआ। दूसरा, अब आपकी स्थिति क्या है, किस पर पे कर पा रहे हो कि नहीं पे कर पा रहे हो, भर पा रहे हो लेकिन दिक्कत आ रही है, नहीं भर पा रहे हो, घर में कमाने का कोई और साधन है कि नहीं है, उसके बारे में लिखो। और तीसरे कॉलम में लिखो, तीसरे पैराग्राफ में, सरकार से क्या मदद चाहिए, ये जरूर लिखना। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा तुम चाहते क्या हो। क्या मदद मांग सकते हो, या तो बोलो भाई मेरा लोन माफ कर दे, पहला लाइन तो यही लिखनी है सबने कि मेरा लोन जैसे अमीरों का लोन माफ किया जाता है मेरा भी माफ कर दो। गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया है, ऐसे मेरा लोन भी अंडरराइट कर दो। अगर नहीं माफ कर सकते तो दूसरा क्या कर सकते हो, कम से कम 2 साल का समय, सभी लोग 2 साल ही लिखना। तो पता चला एक ने लिख दिया 6 में रह दे दो, एक ने लिख दिया 1 साल दे दो, 2 साल लिखना, चाहे वो समय आपको 1 साल ही दे। सबने ये बोला या तो 2 साल का समय दे दो या फिर मेरा लोन माफ कर दो। और अगर वो भी ना कर पाओ तो कम से कम जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज लगा वो तो हटा दो और मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर कर दो। उतना ईएमआई बना दो जितना ईएमआई मैं आराम से पे कर पाऊं। इतना काम सरकार जरूर कर सकती है। मुझे ये विश्वास है कि सरकार जिस भाषा को समझती है वो भाषा उन्होंने सुन ली। सरकार को एक ही भाषा समझ में आती है, भीड़, लोग। जंतर मंतर पर उन्हें लोग दिख गए। यहां जितने भी लोग आते हैं, यहाँ एलआईओ भी होगा, लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। सारी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, मैं कहां कहां जा रहा हूं, किस किस से मिल रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। आपने भी कोई गलत नहीं करना। कई लोग कहते हैं हम ईएमआई भरना बंद कर दें, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आपने ईएमआई भरना बंद किया और आपकी स्थिति थी देने की, ये सरकार को आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, फिर ये माना जाएगा विलफुल डिफॉल्टर हो। विलफुल डिफॉल्टर मतलब अपनी स्वेच्छा से पैसा होने के बाद भी पैसा नहीं दे रहे हो। अगर ईएमआई भर सकते हो भरते रहो, फॉर्म भर दो कर्जा माफी का। ईएमआई पूरी नहीं भर सकते, पार्ट पेमेंट में भर दो। कल भी जब मैं लाइव आया तो एक व्यक्ति ने कहा सर मैं 30,000 नहीं भर सकता, 20,000 भर सकता हूं, तो क्या मैं 20,000 डाल दूं? हाँ डाल दो। किस में डालना? लोन अकाउंट में डालना। 2 अकाउंट होते हैं हमारे, एक हमारा जो बैंक का अकाउंट है जिससे ईएमआई कटती है, एक हमारा लोन अकाउंट नंबर होता है। बैंक से जाके लोन अकाउंट नंबर ले लो, लोन अकाउंट नंबर में पैसे डालो। अभी क्या होगा, लोन अकाउंट में आपने अगर पैसा डाल दिया, वो अकाउंट एनपीए जनरली डिक्लेयर नहीं किया जाता। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे कोई कमाई नहीं हो रही। इसमें चाहे कम हो रही है लेकिन कमाई तो हो रही है ना, तो बैंक एनपीए नहीं करेगा। और बैंक जानबूझकर एनपीए भी नहीं करना चाहता। कारण क्या है, अगर बैंक अपने ज्यादा अकाउंट एनपीए कर देगा तो शेयर मार्केट में बैंक की वैल्यू गिर जाएगी, शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, तो बैंक भी जल्दी से एनपीए नहीं करना चाहता। इसका फायदा उठा सकते हो। तो क्या करो, लोन अकाउंट नंबर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहो। अच्छा जब ज्यादा आ जाए ज्यादा डाल दो। मान लो ईएमआई 30,000 की है, किसी महीने 50,000 आ गया, 50,000 ही डाल दो। अभी 20,000 रुपए तुम्हारा इकट्ठा हो गया, अगले महीने अगर तुम 10,000 भी डालोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। सिस्टमेटिक काम करो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अब सरकार को
इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अब संख्या बल ज्यादा हो रहा है। शुरू में लोगों को लग रहा था कम लोग हैं। एक अधिकारी ने पता मुझे क्या कहा, कहते हैं इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी आप बता रहे हो। मैंने एक काम करो, आप मेरे साथ चल लो, किसी भी राज्य में चल लो, जो राज्य आपको पसंद हो, लोगों से मिल लो। और मैं कहता हूं चलो मेरे सामने नहीं मिलना, क्योंकि आपको लग सकता है मेरे लोग हैं। आप किसी मार्केट में गुजर जाओ, किसी भी मार्केट में 100 व्यापारियों को इकट्ठा करके उनसे पूछ लो पहले व्यापार कितना था और अभी कितना व्यापार है, वो बता देंगे अपने आप। हाँ, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कारण ये है, जब आप 100 चीजों पे जीएसटी लगाते हो तो कलेक्शन कम होगा, 500 पे लगाओगे तो। अभी तो तुमने खाने पर भी जीएसटी लगा रखा है, दाल चावल चीनी पर भी लगा रखा है। पहले जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स था। जब मनमोहन सिंह जी सर्विस टैक्स लाए थे, सिर्फ 3 सर्विस पर टैक्स था और बोला था हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, और आज 10-15 सर्विस छोड़ दो तो सब पे जीएसटी लगा दिया। तो समस्या यह है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है। और मैं कह रहा हूं भैया, तुम्हारा जीएसटी ज्यादा है, कलेक्शन ज्यादा है, मुझे मतलब नहीं है। मेरा जो व्यापारी, मेरा जो आम इंसान जिसने कर्जा लिया, मेरा जो किसान भाई, मेरा जो नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर कर्जे के कारण परेशान है और वो सच बोल रहा है, उसे राहत दे दो बस। और अगर राहत दे देंगे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम उस नेता का, उस पार्टी का साथ भी देना। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जिसने हमारी मदद करी, हम उसका साथ देंगे, सीधी सी बात। लेकिन जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। भले साथ दे देना, लेकिन कम से कम मैसेज तो यही दो कि बेटा मैं साथ नहीं दूंगा। डराओ तो सही थोड़ा सा, क्या पता डर के मारे मान जाए। और सरकार को, नेताओं को एक ही डर है, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं, जब उन्हें लगता है मेरा वोट खिसक सकता है, बस ये सबसे बड़ा डर लगता है उनको, क्योंकि उनके सारे काम जो होते हैं वो वोट के लिए होते हैं। तो वोट खिसक रहा है ऐसा मैसेज तो दो, बाद में वोट किसी को भी दे देना, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार लोन तो माफ हो जाए, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है लोन माफ होगा। आप सबसे मुलाकात करेंगे, सबसे मिलेंगे। जिन लोगों ने अपनी एंट्री करा दी, एक एक करके बुला रहा हूं, बिल्कुल नहीं घबराना, चाहे 2 घंटे लगे, मैं सबसे मिल करके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। कोई नोटिस आया हुआ अगर आपके पास, तो नोटिस की अगर कॉपी आपके पास है तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी होगी, तो मैं देख करके कम से कम आपको गाइड कर पाऊंगा कि नोटिस कहां का है और कैसे जवाब देना है, ताकि आपको अभी जवाब देने में आसानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक करके मुलाकात करेंगे। बैठ जाइए आराम से, गर्मी ज्यादा हो रही है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। संदीप जी